पढ़े थे ये तो बता दिया जाए। कोवैलेंसी चल रहा था ना, कोवैलेंसी चल रहा था। सारे लोग को सुनाई कम से कम दे रहा है क्या? यस। चलो ठीक, दिखाई कितना देता है देखते हैं। कोवैलेंसी हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। कोवैलेंसी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर कोवैलेंसी के अनुसार ही हम लोग बनाते हैं। तो कल हम लोग बात किए थे क्लोरीन का। किसके बात किए थे? क्लोरीन का। और जो आ रहा है ना वो याद भी रखना होगा। ऐसे नहीं कि अब क्लोरीन का वैलेंसी कहेगा निकालने तो फिर बैठ के तुम निकालते रहो, ठीक है, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे बचने का क्या तरीका है ना कि जो एक बार निकल के आ जाए उसको याद रखो। जैसे मान लो क्लोरीन का कोवैलेंसी 1 और 2-2 का गैप में होता है, याद रखना इसलिए आसान होता है, 2-2 के गैप से ही होगा, ठीक है। अगर एक आया ना तो फिर अगला 3 आएगा, उसके बाद अगला 5 आएगा, उसके बाद अगला 7। बस ये दिमाग में रखना किसमें किस कहां तक जाके रुक जाना है। तो रुकने का भी फिक्स तरीका है, जिसका जितना ग्रुप नंबर होगा या जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होता है? 7 होता है। इसलिए 1 से शुरू करो और 2-2 बढ़ाते बढ़ाते बोलते जाओ जब तक कि तुम मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाते हो। क्लियर है ये बात? तो ये तो कोवैलेंसी की बात हो गई थी कल। हाँ, अब कोवैलेंसी में जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग ये बताए थे कि पहले ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्राउंड स्टेट का कोवैलेंसी कहलाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। लेकिन एक्साइटेशन का रूल है, रूल क्या था कि एक्साइट हर हमेशा सेम ऑर्बिट में होगा। ऐसे नहीं कि थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फोर्थ ऑर्बिट में पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लो सेकेंड है तो सेकेंड में 2s होता है, 2p होता है, तो तुम 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में भेज सकते हो, ठीक है। मान लो 3 है तो 3 में s होता है, 3p होता है, 3d होता है, तो तुम 3s के इलेक्ट्रॉन को भी 3d में भेज सकते हो, 3p के इलेक्ट्रॉन को भी 3d में भेज सकते हो। लेकिन जब एक्साइटेशन करते हैं ना तो पहले हम लोग 3p के सारे इलेक्ट्रॉन को 3D में भेजते हैं। हाँ, और किसको भेजते हैं? जो पेयर्ड है, अनपेयर्ड वाले को नहीं, ठीक है। जो भी आउटर सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? अनपेयर्ड करते हैं। कैसे करते हैं? तो उसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा तो वो चला जाएगा आगे। अब बात आता है एनर्जी प्रोवाइड कहां से होता है? एनर्जी प्रोवाइड कहां से होता है? एलिमेंट अपना एनर्जी वो कहां से गेन करता है? तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखेंगे, आगे और एग्जाम्पल करेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। पहले यहाँ पे एक चीज समझ ले रहे हैं, पहले ये पॉइंट लिख रहे हैं उसको सुन के भी लिखना सारे लोग। इसमें पहला पॉइंट लिखना क्लोरीन का, जहां तक लिख चुके थे कल 1357, उसके बाद का ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन during excitation of electron energy is needed, energy is required, energy is required, but it is a small quantity, but it is a small quantity, a small quantity, but it is a small quantity। ये स्मॉल इन कर दो, स्मॉल इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटीज वाइज एनर्जी क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। लेकिन ये बहुत कम कब होगा? जब सेम सेल में करोगे तब, ठीक है। अगर सेल चेंज करके करोगे तब तो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। इज बट इट इज इन a small quantity, but it is in a small quantity when electron excited from same cell। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सेम सेल में करना एक्साइटेशन, ठीक है। सेम सेल में करोगे तो एनर्जी बहुत कम होता है और ये एनर्जी कंपनसेट हो जाता है। एंड दिस एनर्जी इज compensate
by the energy released during bond formation, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसमें तो वो दो काम होता है, एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आता है कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता कहां से, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो मान लो जितना एनर्जी उसको चाहिए। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, अनपेयर्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाने का मतलब ये स्टेबल होना, और स्टेबल होने का मतलब ये कि एनर्जी उसका रिलीज होगा, तभी उसका एनर्जी कमेगा। तो एनर्जी रिलीज होता है, वो जो एनर्जी रिलीज हुआ और जो बीच में एनर्जी हुआ, ओवरऑल क्या तुमको दिखेगा कि जो रिलीज एनर्जी वो ज्यादा होता है, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ दोनों काम हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है। ओवरऑल चेंज देखना कि पूरे प्रोसेस को करने में क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ओवरऑल रिलीज ही होता है, तो इसलिए एक्साइटेशन हो जाएगा। अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज कैसे होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग ये लाइन ले लेते हैं, ये है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना रहे हैं। ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, यहाँ पे है जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। ठीक है, और यहां से ऊपर अगर जाओगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या है, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। देखो पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी तो होता नहीं है, बस ये दिखाया जाएगा कि जो एनर्जी निगेटिव है इसका मतलब माना जाता है कोई एनर्जी क्या रिलीज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एनर्जी रहेगा मतलब समझोगे एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। समझ में बात आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो होता क्या है, और ऐसे तुम यहाँ पे जो एक्सिस है इस पे तुम दिखा सकते हो डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस। दिखाई दे रहा क्या तुम लोग को आज? दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ये ग्राफ को कैसे करते हैं। देखो दो एटम के बीच बॉन्ड बनना, हमको मतलब ये ग्राफ से ये समझाना ना कि बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, ये जो है दो एटम है, मान लो यहाँ पे एक एटम हम लोग ले लिए, कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन 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 कोई भी ले लो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक एटम ये है और एक एटम यहाँ पे ये है। क्लियर है? अब बताओ एटम जब है तो इसका अपना न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना ऑर्बिट में, इससे इसको कौन मना कर रहा है? ये एटम है तो इसके पास भी अपना न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम लोग एटम ए मान लेते हैं और इसको एटम हम लोग बी मान लेते हैं, तो इसके न्यूक्लियस को हम लोग किससे दिखाएंगे मालूम है? Na से। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग Ea से दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसके न्यूक्लियस को Nb से दिखाएंगे, N फॉर न्यूक्लियस है, बी एटम का बी। इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे। अब ध्यान से देखो, कोई भी एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, कोई भी एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, अगर किसी के साथ उनको बॉन्ड बनाना है ना तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आना पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करता है तो उस दौरान एक एटम दूसरे एटम की तरफ क्या होता है? अप्रोच करता है, धीरे 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 एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तभी उसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो पाएगा, गेन हो पाएगा, या फिर शेयर हो सकता है। ठीक है, सारा काम एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके हो सकता है। जैसे होता है ना, मान लो किसी से तुमको कोई चीज लेना है तो वहां जाना पड़ेगा लेने के लिए तुमको। ठीक है, उसको देना है तो तुम्हारे पास आके देना पड़ेगा। अब कहीं कोई छोड़ दिया कहेगा हाँ दे दिए उसको, तो ऐसे तो काम होता नहीं है। सेम कहानी है, अभी अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना तो उसको उसके नजदीक जाना पड़ता है, तभी इंटरेक्शन डेवलप होगा। तो अब देखो, अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं, अभी ये दोनों एटम बहुत दूरी पे हैं। अभी ये एटम कहाँ पे है? बहुत दूरी पे, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या बहुत दूर है। अब सोचो एटम का मतलब दो चार्ज ही तो है।
ठीक है। तो दो चार्ज अगर बहुत ज्यादा दूर पे है तो वहां पे ना तो रिपल्सन लग रहा होगा ना तो अट्रैक्शन लग रहा होगा। ये दोनों एटम धीरे धीरे क्या हो गए, नजदीक आना चालू गए। नजदीक क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन करना होता है, बॉन्ड बनाना होता है, स्टेबिलिटी गेन करना होता है। ये धीरे धीरे नजदीक आएगा। जब नजदीक आ जाएगा तब सोचना है किस तरह का फोर्स काम करने लगेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे है न्यूक्लियस और यहाँ भी है न्यूक्लियस, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये फोर्स का टाइप बताना, NA-NB के बीच में क्या होगा जल्दी बताओ, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? Na का मतलब क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा बताओ? तो ये लिखना तुमको रिपल्सन। समझ में बात आ रहा? मतलब देखते हैं कि दो एटम जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो वहां पे क्या क्या दिक्कत होता है, इसके बावजूद भी एटम बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो हम पहले ऐसे सोच रहे हैं कि ये दोनों जब नजदीक आया होगा तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, तो न्यूक्लियस का टेंडेंसी है कि दोनों को चाहता दूर रखने के लिए, दोनों चाहता दूर रखने के लिए, लेकिन फाइनल ऐसा तो दिखता नहीं, वो तो दोनों मर्ज होकर बॉन्ड बना लेता है। और देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, Na और Eb, इसका क्या मतलब हुआ? NaEb का क्या मतलब हुआ? पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस तो रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रहा नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। तो लिख देते हैं अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें ऐसे लिखें NB और EA, इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो ये भी लिखना पड़ेगा, अट्रैक्शन होगा। EA और EB के बीच में बताओ क्या होगा? रिपल्सन होगा। बहुत सारा हो सकता है। EA के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन ही होगा। EB के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्सन ही हो रहा होगा। मतलब ये यहाँ पे ये मेनली चार फोर्स तुमको पहले सोचना था। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ सब तुमको क्या लग रहा है, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वहां पर रिपल्सन भी है और अट्रैक्शन भी है। इसके बावजूद भी एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, इसका क्या मतलब समझोगे? रिपल्सन ज्यादा लग दोनों रहा है, लग तो दोनों रहा है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन होता है? अट्रैक्शन होता है। अगर रिपल्सन ज्यादा पावरफुल होता है तो हम आज केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे होते। क्यों नहीं पढ़ रहे होते? ना कोई बॉन्ड बना होता, ना कोई मॉलिक्यूल बनता, ना तो कुछ डेवलपमेंट होता। लेकिन ये अट्रैक्शन है, क्यों है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब है रिपल्सन और अट्रैक्शन में अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए रिपल्सन होने के बावजूद भी अभी भी एटम एक दूसरे के क्या होते हैं? नजदीक आना चालू करते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट हम ग्राफ पे हम लोग आ रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस मेजर करता है। किसके किसके बीच का डिस्टेंस? इसी दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस। तो हम अभी कहाँ पे मालूम है? हम अभी इस डिस्टेंस पे हैं। इस डिस्टेंस कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि एटम अभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे है। हम अभी लाइन ऐसे खींच रहे हैं, देखना, ये है R इक्वल्स टू इन्फिनिटी। R इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? बहुत ज्यादा। अब बताओ, अगर दोनों जैसे जैसे नजदीक आएगा तो दोनों के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस घटना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पे हैं, इस डिस्टेंस पे हैं, तो हम मानते हैं कि हम बहुत दूर हैं, तो और नजदीक आएंगे, तो और नजदीक आएंगे तो इधर आओगे तो अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। और जहां भी अट्रैक्शन बढ़ेगा वहां एनर्जी क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग यहाँ से एनर्जी शुरू करें, इधर भी जा सकता था, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी के नजदीक आने से एनर्जी बढ़ता है, किसी के नजदीक आने से एनर्जी बढ़ता है, तब ग्राफ कैसे शुरू करते? ऐसे। और कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सोचो, दोनों एटम का जो केस है उसमें जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? ये डिपेंड करता है कि रिपल्सन ज्यादा डोमिनेटिंग है कि अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो हम तुमको अभी क्या बता रहे हैं, एटम के केस में ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो एनर्जी क्या होगा? घटेगा। इसलिए हम अपना बॉन्ड फॉर्मेशन वाला ग्राफ किधर से लेकर आएंगे? नीचे से लेकर आएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी भी
ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने से रिपल्सन बढ़ रहा है तो वो ग्राफ ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? खैर, इससे तो अभी हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखोगे रिपल्सन का। आगे बढ़ते हैं, इसको अभी हम हटा रहे हैं, हमें बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाना है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होता है तो रिलीज एनर्जी को निगेटिव दिखाते हैं, तो निगेटिव वाला एनर्जी इधर ही रखना होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब वाला एनर्जी ऊपर होता है, तो जहां पे बॉन्ड तोड़ना होगा तो तोड़ने वाले के लिए ऊपर जाएगा। फिलहाल ये धीरे धीरे तुमको क्या लग रहा है, ये ऐसे करके घटते जाएगा और ये एक समय आके मिनिमम हो जाता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाना पड़ता है, इसका भी मतलब समझाते हैं। ऐसे जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से देखो, अगर तुमको कुछ पॉइंट हम बताएं और कहें कि इस पॉइंट पे बताओ क्या हो रहा है, जैसे मान लो हम एक पॉइंट ये बना दें, ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पे बताओ अट्रैक्शन और रिपल्सन में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। अट्रैक्शन और रिपल्सन में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है? तो अट्रैक्शन अभी ज्यादा डोमिनेटिंग है, अट्रैक्शन अभी ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कहां पे बनता है, बॉन्ड वहां पे बनेगा जहां पे सबसे मिनिमम एनर्जी होगा। सबसे मिनिमम एनर्जी देखो, यहां से यहां एनर्जी मिनिमम हुआ है, थोड़ा और घटा, यहां भी घटा, यहां भी घटा। सबसे कम एनर्जी कहां पे हुआ? जहां पे सबसे कम एनर्जी होगा वही बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। ये है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे भी अगर तुमसे पूछे तो क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन में भी कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा? अट्रैक्शन ही। जब तक एनर्जी घटते जा रहा है सीधा सा मतलब अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। समझ में आ रहा? क्योंकि अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। अट्रैक्शन अभी डोमिनेटिंग है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है रिपल्सन से। इस पॉइंट पे क्या ख्याल है? इस पॉइंट पे क्या ख्याल है? ये तुम बोल दिए बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, मतलब बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है? स्टेबल होना, का स्टेबल होना, स्टेबल हो। देखो यहां भी स्टेबिलिटी मिल रहा था, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था जो इसे चाहिए था, इसलिए अभी और ये एक दूसरे तरफ खिंचा जा रहा है, खिंचाया जा रहा है, खिंचाया जा रहा है, खिंचा। यहाँ पे आके ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया। इससे अब और ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। तो जहां पे सिस्टम का एनर्जी सबसे मिनिमम होगा वही बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉइंट कहलाएगा। और जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? दो चीजें स्टेबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? अब रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों क्या कर लिया? खत्म हो गया, नहीं बराबर हो गया, बराबर हो गया। देखो दो चीजें स्टैटिक कब रहेगा? जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमारे ऊपर दो तरफ से डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ठीक है। मान लो जिधर का फोर्स ज्यादा होगा उधर हम जाएंगे। अगर मान लो दोनों साइड से फोर्स बराबर लगाएगा तभी हम यहीं पे रह पाएंगे, तो हमारा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? कभी हमको इधर हिलना पड़ रहा है, कभी इधर हिलना पड़ रहा है। तो यहाँ भी वही चीज सोचना है कि इस पॉइंट पे आके दोनों एटम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, मतलब बॉन्ड बन जाते हैं। इसका मतलब अब ना तो एक दूसरे के नजदीक आएगा और ना उससे वो दूर जाना चाहता है। इसका मतलब ऐसा तभी होगा जब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे बॉन्ड बनता है, जिस पॉइंट का कहने मतलब जितना डिस्टेंस पे बॉन्ड बनता है उतने डिस्टेंस पे जाके अगर चेक करोगे तो एटम के बीच में जितना अट्रैक्शन हो रहा होगा उतना ही क्या होगा? रिपल्सन भी होगा। ये बात समझ में आ गया? अब कोई कहता नहीं इस पॉइंट से थोड़ा सा और एटम को नजदीक लाना चाहते हैं, तो उससे जैसे ही नजदीक लाओगे तो अब वहां पे क्या डोमिनेटिंग हो जाएगा? ये कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि देखो मिनिमम एनर्जी आया ना, अब यहाँ वहां से फिर से एनर्जी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और अभी बताएं एनर्जी बढ़ने का मतलब ही क्या होता है? रिपल्सन डोमिनेटिंग करना। तो अगर इस पॉइंट पे तुमको आके कोई पूछे कि इस रीजन में बताओ इस पॉइंट पे या इस डिस्टेंस पे क्या हो रहा होगा? रिपल्सन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा कि अट्रैक्शन? आर और ए लिख दे रहे, चूंकि यहाँ जगह कम है। आर का मतलब रिपल्सन है, ए का मतलब अट्रैक्शन है। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ आओ, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ देखो जीरो से लेके यहां तक, जीरो से लेके यहां तक देखो इतना एनर्जी रिलीज हुआ ना। जो एनर्जी रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन,
एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आगो आएगा, तेज हवा है, नहीं गिरेगा, इसमें वजन नहीं है, नहीं गिरेगा। चलो इधर देखो, बॉन्ड एनर्जी समझ में आएगा। अब देखो कोई कहेगा क्या ये वाला एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होगा क्या? ये बता दो, ये वाली एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होगी क्या? बॉन्ड एनर्जी का मतलब रिलीज एनर्जी ही होता है, लेकिन कहाँ? एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां बॉन्ड बनता है वहां तक, तो ये वाला एनर्जी पूरा बॉन्ड एनर्जी होगा। अब ध्यान से देखो, ये तो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे ना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोलो एटम के बीच में, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये डिस्टेंस क्या कहलाएंगे? बॉन्ड लेंथ। दो एटम के बीच के न्यूक्लियस का जो लेंथ बच जाता है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये सवाल आता ग्राफ से, ध्यान से सुन लो, इसमें क्या क्या सवाल पूछेंगे। हम क्यों पूछेंगे? एग्जाम में पूछेगा, बुक बनाओगे उसमें पूछा हुआ रहेगा। चलिए इसको जल्दी से लिखा जाए। ऊपर वाले ग्राफ का मीनिंग समझ जाओगे ना, मतलब ऐसा प्रोसेस में ऊपर जाएगा जिसमें एनर्जी कभी रिलीज ही नहीं हुआ है, ठीक है। जब रिलीज होगा तो उसको तो नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से नीचे निगेटिव है, निगेटिव का मतलब होता है रिलीज एनर्जी। क्या बोले? BL बॉन्ड लेंथ है, BL का मतलब है बॉन्ड लेंथ, BL मतलब हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। नहीं कुछ नहीं, मतलब एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे है तो चार्ज के लिए कुछ सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी। अब वो कोई मतलब नहीं है, उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। हम समझते हैं ग्राफ सबको क्लियर होगा क्या? क्लियर है ना? इससे जो भी सवाल पूछेगा ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, वो तो ग्राफ में दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं होता। एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट पे पूछे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर फोर्स ऑफ रिपल्शन करना, ठीक है। और एनर्जी पूछेगा तो बोलना मिनिमम, दोनों बात है, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तो वही बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉइंट कहलाएगा। अगर ये हो जाए तो बताना, इसको मिटाएंगे। तुम लोग को दिख रहा है क्या? लग तो रहा, दिखना चाहिए। दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया। शिवानी सुन पा रही है क्या? शिवानी बोलो। हेलो। यस सर। बोले क्या? तुम्हारा दूसरे नंबर से भी रिक्वेस्ट आया था, तुम दे देते क्या? इसी के लिए दूसरे नंबर से की थी। तो तुम मैसेज कर दोगे तभी जुड़ पाएगा, ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। यस सर। जिसको भी, ये बात सबके लिए है, मान लो जिसको भी कुछ चेंजिंग करना हो ना तो मैसेज किया करो कि हाँ हम बोल रहे हैं, ऐसे अननोन रिक्वेस्ट इस पे एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। मान लो आगे की बात सब लोग ध्यान रखो जब तक चलता है, क्योंकि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे नंबर से जोड़ना हो तो फटाक से पहले कांटेक्ट कर लो, मैसेज कर दिया करो, तभी जुड़ पाएगा, ऐसे नहीं जुड़ पाएगा। चलिए ये लिखा जाए जल्दी से। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों एटम जितने डिस्टेंस पे आकर रुकेंगे ना, मिनिमम डिस्टेंस। और ये देखो ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं है? इससे मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकता। दो एटम के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस बच जाते हैं उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्योंकि अब कोई कहेगा क्या है और इससे घटा देते हैं, तो इससे घटाओगे बॉन्ड ही टूट जाएगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा डोमिनेंट होगा, दोनों एटम फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, दो एटम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जब तक कि वो एक दूसरे के तरफ आ रहा था,
ठीक है, इसको मिटाऊं क्या? बोल दो। कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात ही नहीं की, हम तो बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कोई भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज ही होगा, कोई भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन जहां भी होता है वहां एनर्जी रिलीज होता है। हाँ, सब जगह पूरे बॉन्ड बनने में ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही होता है। हाँ, अंदर की प्रोसेस देखोगे तो कुछ जगह पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ जगह पे रिलीज भी होगा, लेकिन जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली तुमको एनर्जी रिलीज ही मिलेगा। इसीलिए ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये याद रखना है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तभी वो बॉन्ड बन पाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी रिलीज होना जरूरी है। हाँ, अब बीच बीच में हो सकता है कुछ जगह एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रहा होगा, लेकिन हम ओवरऑल की बात करते हैं, स्टेप वाइज नहीं। जैसे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक बॉन्ड में क्या लगता है, एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होना चाहिए? आयनिक बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है? जल्दी बता दो। होगा तो दोनों बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल अगर किसी ने पूछ दे तो बोलना सीधा आयनिक बॉन्ड बना, अट्रैक्शन हुआ, रिलीज होगा। लेकिन तुम गौर से अगर सोचोगे तो लगेगा कहीं कहीं एनर्जी बीच बीच में देना भी पड़ेगा। ऑब्वियस है, देखो तुम क्या करते हो, सोडियम है तो सोडियम से तुमको क्या करना पड़ेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला फेनोमेना क्या था, अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल जाता क्या? एनर्जी देना पड़ता है। दूसरी बात, सोडियम गैस से नहीं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो गैस तो होगा नहीं, वो तो सॉलिड होगा, तो सॉलिड से गैस में पहले चेंज करोगे, तो सॉलिड से गैस में देखो सब्लिमेशन है, तो बीच बीच में एनर्जी लगेगा भी, लेकिन पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल वो एब्जॉर्ब ही रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन की बात, जिसमें एनर्जी इसी फेनोमेना से रिलीज होता है और एक्साइटेशन कंप्लीट होता है। अब हम वापस फिर से आते हैं एक्साइटेशन पे, क्योंकि हमारे लिए अभी वैलेंसी जानना सबका जरूरी है। हम बात किए थे कल की ऑक्सीजन और सल्फर का तुम लोग बनाना, ठीक है, ध्यान से देखो सारे लोग, ध्यान से देखो। अगर हम अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन है 8, इसका देख लो 1s2 2s2 और 2p4, 8 हो गया क्या? देख लो, आउटर मोस्ट पे ध्यान देना, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आउटर मोस्ट यहां से यहां तक लेना है, सिर्फ 2p मत ले लेना, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वाला होता है वो आउटर मोस्ट होता है। तो यहाँ देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट संख्या 1 हुआ है और 2 और 2 हुआ, तो 1 और 2 में 2 ज्यादा है, तो 2 वाला जहां जहां लिखा हुआ सब आउटर मोस्ट होगा। ठीक है, तो ये 2sb और 2p। अब बताओ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्राउंड स्टेट में, GS मतलब ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करो और ये फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2s है और ये 2p है, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे करके भर सकते हैं? अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका तो ऐसे होगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरो, उसके बाद फिर से रिपीट कर दो। अब फिलहाल अभी बता दो कि पूरे आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। और बताओ एक चीज, यहाँ 2s तो आ चुका है, 2p आ चुका, क्या यहाँ पे 2d खाली मान सकते हैं क्या? 2d खाली मान सकते हैं क्या? 2d होता कहाँ चिरकुट? 2 में तो सिर्फ s होता है, 2 में सिर्फ p होता है, तो 2d तो खाली रहेगा नहीं, 2d खाली रहेगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, यहाँ पे अगर तुमसे पूछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हुआ तो बोलोगे 2, और क्या डेफिनेशन लिखा गया? किसी के आउटर मोस्ट सेल में चाहे ग्राउंड स्टेट हो या फिर एक्साइटेड स्टेट हो, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका क्या कहलाता है? कोवैलेंसी कहलाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का कोवैलेंसी को बताता है, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो किसे बताता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, जैसे देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो किसको बताएगा? तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल पेयर्ड। देखो जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा तब तक वो बॉन्ड में भाग नहीं लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। और आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले उसको बोलते हैं लोन पेयर। उसका नाम क्या दिया गया है? लोन पेयर, या उसको बोलेगा अनशेयर्ड पेयर। अनशेयर्ड मतलब वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल को आज के बाद से तुम लोग क्या याद रखोगे? लोन पेयर, LONE PAIR। इसको शॉर्ट में LP से हम लोग आगे हर जगह दिखाया करेंगे। तो लोन पेयर का संख्या बता दो कितना हो जाएगा? इस तरीके से लोन पेयर का संख्या कितना हो जाएगा? पेयर्ड जोड़ना, पेयर जोड़ना, इलेक्ट्रॉन मत जोड़ना। देखो यहाँ पे एक पेयर तो टोटल कितना? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 2 लोन पेयर भी रहेंगे। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 2 लोन पेयर भी रहेंगे। सेम तरह से तुम क्लोरीन में भी चाहो तो लिख लो पलट के, लोन पेयर निकाले, फॉर्मूला भी आगे बता देंगे, लेकिन अभी समझते जाना लोन पेयर होता क्या है। क्लोरीन वाले में बताओ तो कोई सोच के, जब कोवैलेंसी 1 लिखे हो, सारे लोग पेज पलट के वहीं पे लिख लेना, जब तुम वैलेंसी 1 लिखे हो तो उस समय आउटर सेल में कितना पेयर्ड है? 3 पेयर है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा ना उस समय उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो वहीं पे लिख लो, जहां कोवैलेंसी 1 लिखे हो वहां पे लोन पेयर का संख्या 3 कर देना। आगे तुमको लोन पेयर का डेफिनेशन मिल ही जाएगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर सेल का उसी को लोन पेयर बोल रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ उसके बाद कोवैलेंसी सीधा तुम्हारा कितना हो गया था? 3 हो गया था। जब 3 कोवैलेंसी हुआ है इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 हो गया। तो देखो ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 बचा होगा तो उस समय 2 लिख लो। समझ में बात आ रहा? अब सिमिलरली अगर जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया होगा तुम्हारा आउटर सेल में तो उस समय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? 1 पेयर रहा होगा तो लोन पेयर 1 हो जाएगा। और सोचो जब 7 का 7 अनपेयर्ड हो गया तो आउटर सेल में कोई बचा ही नहीं लोन पेयर, इसका मतलब उस समय क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो ये सब आगे चल के ना सवाल का पार्ट बनेगा। एक कंपाउंड देगा, कहेगा बता इसके पास टोटल लोन पेयर कितना, तो टोटल लोन पेयर का क्या मतलब हुआ? पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है सबके पास देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसका एक फॉर्मूला भी लिख देंगे, लेकिन अभी पहले समझो लोन पेयर एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम सोचते हैं कि क्या ऑक्सीजन का कोवैलेंसी बढ़ाया जा सकता है जैसे क्लोरीन का बढ़ा दिए थे? तो ऐसा तभी हो सकता है जब एक्साइटेशन हो सकता है। अब देखो एक्साइटेशन तो तभी होगा जब आउटर सेल में ही वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब आउटर सेल हमारा सेकेंड है तो सेकेंड में 2 होता है, सेकेंड में p होता है, तो 2s और 2p। अब देखो कोई कहेगा सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो क्या फर्क पड़ गया? अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग होगा क्या? तुम एक्साइटेशन करोगे यहाँ से यहाँ, तो एक्साइटेशन सिर्फ इस पर्पज से होता है ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहा है तो फिर एक्साइटेशन करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड बनेगा नहीं तो एनर्जी का कंपनसेशन कहां से होगा? बात समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ये सब रीजन पूछेगा आगे चल के, ठीक है, कि ऑक्सीजन 2 ही सिर्फ शो करता कोवैलेंसी, इससे ज्यादा कोवैलेंसी नहीं होता। उसका रीजन क्या होगा? तो क्या कहोगे? वैकेंट ऑर्बिटल का अनअवेलेबल होना। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल। अगर आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट ऑर्बिटल होता तब तो ये सारा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो बारी बारी से अनपेयर्ड हो गया होता।
ठीक है, तो इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा, एक्साइटेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एक्साइटेशन का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब ऑक्सीजन दो बॉन्ड नॉर्मली बना सकता है दो लोन पेयर के साथ, ठीक है। हाँ, अब लोन पेयर डोनेट कर देगा तो और भी बॉन्ड बनेंगे शायद, वो सब आगे देखेंगे, फिलहाल तो वो नॉर्मल कोवेलेंसी इसका दो याद रखना है। अब इसी के ग्रुप में आता है सल्फर, इसी के ग्रुप में कौन आता है, सल्फर। सल्फर का कहानी थोड़ा सा सोचते हैं, सल्फर की कहानी थोड़ा सा और सोचते हैं, देखना। सल्फर हो गया 16, हम डायरेक्ट लिखते हैं आउटर मोस्ट सी, है ना, बार बार उतना लिखने क्या मतलब है। अगर हम यहाँ पे नियॉन लिख देते हैं तो 2p6 तक बढ़ जाएगा, इतना तो सबको मालूम होगा। 2p6 के बाद आता है 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितना दे दोगे, 4 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट तुम्हारा क्या चल रहा है, तो जैसे ही 3 चल रहा है तो तुरंत सोचोगे 3 में तो एक डी है ही खाली हमारा, ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको क्लू मिल रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जो भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें तो हमेशा आउटर मोस्ट सेकेंड ही आना, और सेकेंड में अगर पी खाली नहीं हुआ, समझ रहे हो क्या, तो डी तो मिलने वाला है नहीं, तो जिसमें भी पी खाली बचेगा उसी का एक्साइटेशन हो सकता है, जिसमें पी खाली नहीं बचा उसमें एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ रहा। लेकिन अगर कोई 3D में है या थर्ड ऑर्बिट चल रहा है तो थर्ड ऑर्बिट में डी में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां से उसको काउंट कर ही सकते हैं, ठीक है। सेम सेल वाला करना, एनर्जी वाला वो बोला नहीं, अबव प्रिंसिपल, वो वैकेंट ऑर्बिटल का एनर्जी होता है, जब एनर्जी भरा जाता है तो हर हमेशा सेम सेल वाला ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, देखते हैं ग्राउंड स्टेट में, देखो क्या हो सकता है। ग्राउंड स्टेट में 3s बस लास्ट ही है, ये बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, अब तुम लोग समझ गए होगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसको। अब देख लो यहाँ पे 3D पूरा खाली है, शायद ये चमक रहा है, अभी भराएगा नहीं, उसमें देख लेना। यहाँ पे 2s, ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3p में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे भर दोगे, अभी तक तो कोई कष्ट नहीं है। अब यहाँ पे फटाफट बता दो, हम अगर कोवैलेंसी डायरेक्ट पूछे, कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी का मतलब तुमको क्या बताया गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो आउटर मोस्ट सेल में, तो 1 और 1 2, तो इसका भी कोवैलेंसी 2 हो गया, क्लियर है ये बात। अब आगे आते हैं, अब अगर हम यहाँ पे लोन पेयर पूछें तो कितना बोलोगे, 2 ही होगा लोन पेयर भी, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्ड भी 2 ही है, ठीक है। तो ये यहां तक आ गया। अब दिमाग लगाओ, क्या यहाँ एक्साइटेशन कर सकते हैं क्या, या हो सकता है क्या, एक्साइटेशन होगा या नहीं हुआ, देखने क्या तरीका। पहली बात कि तुम्हारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए जिसको तुम अनपेयर करके बढ़ा सकोगे, और दूसरी बात कि आउटर सेल में ही वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और एक्साइटेशन हमेशा बारी बारी से करना, मतलब आउटर सबसेल वाले को पहले भेजना है फिर इनर सबसेल वाले को भेजना है, ये तरीका है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना एक्साइटेशन हो सकता है। यहाँ पे देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन था तो वो तो 2 रखेंगे, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 में से देख रहे हैं कि ये वाला पेयर्ड है, हम कहेंगे यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे कर देंगे, ऑब्वियस इसमें एनर्जी लग रहा होगा, वो सब कंपनसेट हो जाता बॉन्ड बनने के बाद, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ एनर्जी वाइज कर सकते हैं। तो ये देख लो 3D हो गया, ये क्या हो गया, 3D हो गया। अब बताओ क्या कुछ चेंजिंग आया क्या, अब कोवैलेंसी कितना हो गया, अब कोवैलेंसी बढ़ेगा जब भी 2 से ही बढ़ना, पहले बता दिए कोवैलेंसी हर हमेशा 2 से ही इंक्रीज करेगा। देखो 2 हुआ तो उसके बाद क्या आएगा, सीधा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 6, और 6 ज्यादा जाना नहीं तुमको, चूंकि मैक्सिमम ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो अपने आप ऐसे याद रह जाएगा। अब बताओ लोन पेयर यहाँ पे कितना होगा, लोन पेयर तो एक ही होगा ना, एक ही पेयर्ड बचा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या आप वापस फिर से एक एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं क्या, ES2 का मतलब एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, कोई कंपाउंड दे देगा सल्फर का, कहेगा बताइए स्टेट, तो सीधा समझ लो ये समझेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कंपाउंड कैसे पहचानोगे, जहां पे उसका कोवैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा होगा। फर्स्ट स्टेट का कोवैलेंसी 4 है, तो उस कंपाउंड में सल्फर का मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना हुआ रहना चाहिए था, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बना हुआ तो कहेंगे सल्फर का ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कंपाउंड है, समझ रहे हो क्या। तो सवाल कुछ भी पूछे जाते हैं, पहले तरीका समझ लो, 3s हो गया,
ये 3p हो गया और ये वापस 3d हो गया। एक ही जैसा कर रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो बोल देना। मेरे समझ से अब डी में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चूंकि 3s वाला भी इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। अब बता दो इसमें कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या? एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो कोवैलेंसी इसकी कितनी? 6 हो गई। लोन पेयर कितना? 0 हो गया। तो सल्फर का कोवैलेंसी कितना आ गया? 2 4 6, 2 4 6, 2 2 से ही बढ़ाना है। और जितना वैलेंसी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है उतना तक जाना है तुमको, उससे ज्यादा तो जाना नहीं है। इसको जल्दी से नोट किया जाए। कुछ नहीं उड़ेगा। इधर तो शायद लिख ही लिया हुआ सारे लोग। क्या हुआ? क्या ना सर? क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दिया? कल क्लासेस बंद रहेगा ना? हाँ, इसमें पूछने वाली बात। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। अच्छा, इसका एक तरीका लिख देते। देखो, जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट, अच्छा एस ब्लॉक का कुछ एलिमेंट देख लेते हैं। एस ब्लॉक का कुछ एलिमेंट देख लो। हम बात करते हैं बेरिलियम का। किसका बात कर लेते हैं? बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा देखो तो। ठीक है, सही। उधर से लगा दिए, उधर से लगा के आप इधर से निकल जाइए। बेरिलियम में देख लो कितना हो जाएगा? 4। बेरिलियम का कितना हो जाएगा? 4। अब 4 में देखो क्या क्या हो जाएगा। इसका लिखोगे 1s2 और इसका लिखोगे 2s2। बोल दो। अब देखो कौन सा ऑर्बिट है जो तुम्हारा आउटर मोस्ट बना? 2 बनाना, तो 2 में s होता है, 2 में तो p तो अभी आया नहीं है। इसका मतलब तुम 2p को वैकेंट मान के चलोगे कि नहीं चलोगे? ठीक है, देखते हैं। इसका अगर हम ग्राउंड स्टेट का लिखें तो, ग्राउंड स्टेट का लिखें तो बता दो, ये 2s हो गया और ये क्या हो गया? 2p। अब बता दो यहां पे इसके पास कितना कोवैलेंसी होना चाहिए? बोल दो, इसके पास कितना कोवैलेंसी होना चाहिए? 0। अरे 0 होना चाहिए, एनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। ठीक है, तो इसका कोवैलेंसी यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ बताओ एक्साइटेशन पॉसिबल है या नहीं है? एक्साइटेशन पॉसिबल है या नहीं है? है ना? तो करते हैं, पहले देखते हैं क्या हो सकता है। 2s है और ये 2p है। अब बता दो अगर ये यहाँ है यहाँ, अब इसका कोवैलेंसी कितना हो गया? कोवैलेंसी कितना हो गया? 2। लोन पेयर कितना हो गया? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बेरिलियम का कोई भी ऐसा कंपाउंड आज तक नहीं मिला है, मतलब बेरिलियम का ऐसा है ही नहीं कि कंपाउंड नहीं मिला। देखो 0 कहने का क्या मतलब हुआ? कंपाउंड नहीं बनना, लेकिन बेरिलियम के ढेर सारे कंपाउंड बन गए। तो इसका मतलब क्या तुमको समझ में आ रहा है कि बेरिलियम कंपाउंड बना सकता है और वो हर हमेशा कंपाउंड किससे बनाता है? मतलब बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में कोई कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये इनर्ट नहीं है, कंपाउंड बना रहा है, लेकिन कहां बना रहा है? एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। और एक चीज याद रखो, कल पढ़ाए थे सिडबिक रूल, कल पढ़ाए थे सिडबिक रूल। अभी देखो इसका कोवैलेंसी कितना है? 2 है। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में भी वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? वैकेंट ऑर्बिटल है, कितना है? 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर ये चाहे ना, अगर ये चाहे ना तो अपना कोवैलेंसी बढ़ा सकता है, कोवैलेंसी बढ़ा सकता है किसी का हेल्प करके। कैसे करता है ध्यान से देखो, इसके 5 इलेक्ट्रॉन खाली है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाएगा ना तो उससे आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो भी बॉन्ड बनाने में हिस्सेदारी होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो भी इसका बॉन्ड बनाने में हिस्सेदारी होता है। तो ये अभी 2 बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे के बना सकता है। इसके पास कैपेबिलिटी है कि कहीं इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगा तो इलेक्ट्रॉन देके भी अपना 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसके पास एक और खास बात है,
कहेगा हम अब दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन कोई देने वाला आएगा ना तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपना ऑर्बिटल, तो उसके साथ भी शेयर हो सकता है। तो मैक्सिमम इसका तुमको कितना वैलेंसी दिख सकता है? 4 दिख सकता है। बोरोन का कितना, ये बेरिलियम का कितना दिख सकता है? 4। लेकिन ये अभी फिलहाल देने के सेंस में लिख रहे हैं तो ये कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर मान लो हम एक कंपाउंड तुमको दिए, एक कंपाउंड हम तुमको देते हैं BeF2। BeF2 का क्या मतलब हुआ? बेरिलियम क्लोरीन के साथ 2 बनाया हुआ। अगर किसी ने बोला कि इसके साथ 2F- को जोड़ना है, कोई भी निगेटिव को जोड़ने का मतलब यही है कि वो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका मतलब ये आराम से भी 2 क्लोरीन को जोड़ सकता है। तो ये क्या बना लेगा? BeF4। क्या बना लेगा? देखो एटम को एटम से जोड़ना है, चार्ज को चार्ज से जोड़ना है। देखो 2F था तो F के साथ F जोड़ दिए तो 4 हो गया। अब बताओ इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज था? 0 चार्ज था। और इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 माइनस नहीं, 2 माइनस। एक क्लोरीन के ऊपर 2 माइनस है, तो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 2 माइनस। तो एटम एटम के साथ जुड़ता है, चार्ज चार्ज के साथ जुड़ता है, तो 0 - 2 करो कितना आ जाएगा? -2 आएगा ना। इसका मतलब इसके ऊपर कितना हो जाएगा? तो ये कंपाउंड बिल्कुल पॉसिबल है। BeF4 2- बिल्कुल पॉसिबल है। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। आगे और समझेंगे इसको डिटेल से। थोड़ा सा बस याद दिलाएं कि सिडविक रूल जो बताया गया था ना, वो यही कह रहा था कि जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वो हर हमेशा अपना वैलेंसी एक्सीड कर सकता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेके। समझ में बात आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये वाला चीज तो अभी याद रख सकते हो, ठीक है? ये बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 3F- के साथ हो सकता है रिएक्शन क्या? BeF5 बना सकता क्या? BeF5 बना सकता क्या? नहीं बना सकता। 2 ले लेगा तो भर जाएगा, उसके बाद ही कहां लेगा बेचारा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं थोड़ा बोरोन में। बोरोन में देखते हैं 5। इसका लिखोगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p 1 2p 1। यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात कर ले तो ये ऐसा होगा 2s, और ये 2p ऐसा हो जाएगा। देख लो ये 2p ऐसा हो जाएगा। अब बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो कोवैलेंसी कितना होना चाहिए? लेकिन आज तक ऐसा कोई भी कंपाउंड ऑब्जर्व ही नहीं हुआ है जिसमें बोरॉन 1 कोवैलेंसी शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देखते हैं क्या यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? 1 एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? अब एक्साइटेशन है कि नहीं है ये कैसे देखते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट में और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए आउटर मोस्ट में। वैकेंट ऑर्बिटल तो है, तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो ये देख लो अब कितना हो गया? क्या बोरोन का कोवैलेंसी 3 है क्या? अब बताओ सिडविक रूल के अनुसार तुमको क्या लग रहा है कि अपना कोवैलेंसी और बढ़ा सकता है क्या? कितना बढ़ाएगा? 1 और बढ़ा सकता है, 1 और बढ़ा सकता है। इसीलिए आगे चल के देखोगे ना कि कहेगा कि BF3 को F- से रिएक्शन करवा दो, तो बताओ क्या बनेगा? तुम आराम से ये कर सकते हैं काम, हम ये काम आराम से कर सकते। देखो 3 कोवैलेंसी, तो 3 कोवैलेंसी तो यहाँ हो गया। BF3 बनाया मतलब बोरोन का 3 बार बन चुका है। 3 कोवैलेंसी बनाने के बाद भी इसके पास तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना। कहीं भी बोरॉन अगर कोवैलेंसी 3 शो कर चुका है, उसके बाद भी उसके पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल है? 1 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो 1 वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले ही सकता है। यहाँ पे देखो बेरिलियम है, बेरिलियम का जहां 2 बॉन्ड बना हुआ रहेगा ना, उसके बावजूद भी उसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे? 2 वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। मतलब 2 बॉन्ड और वो किसी से बना सकता है इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है? बशर्ते कि कोई दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे। इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हम हिस्सेदारी दे सकते हैं अपना ऑर्बिटल का, है ना? तो ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अब बताओ ये बन सकता कि नहीं बन सकता? ये जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो ये बता दो। तो BF3 और 1F को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? क्या ऐसे लिखोगे क्या? BF4 बना छोड़ दोगे क्या?
चार्ज को चार्ज के साथ जोड़ना, एटम को एटम के साथ जोड़ना। तो यहाँ एक माइनस और यहाँ जीरो है, तो एक माइनस ऊपर तो आ ही जाएगा, तो BF4 माइनस बनेगा, ऐसा बन सकता है। अच्छा ये बता दो, ये बन सकता क्या? BF3 प्लस 2F माइनस किसी ने जोड़ दिया और कहेगा ऐसा बना दिए, तो मन मर्जी थोड़ी चल रहा है, जो चाहेगा वो जोड़ लेगा, ठीक है। ऑर्बिटल का अनुसार जुड़ेगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में बात आ रहा है क्या? इसको लिखो जल्दी से। तो बोरोन का भी ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं मिलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, जो घेरा हुआ है। तो हम समझते हैं कोवैलेंसी अब बहुत हद तक तुम लोग का क्लियर हो गया होगा कि कोवैलेंसी कैसे निकालते हैं। और कोवैलेंसी हमेशा मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट का कोवैलेंसी थोड़ा सा अलग होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का कोवैलेंसी थोड़ा सा अलग आएगा, जिसमें हमें दो को ही जानना है, दो को ही जानना, वो भी मैक्सिमम कोवैलेंसी की हम बात करते हैं। तो दो के लिए हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, उसमें ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट देखो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी, हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट का मैक्सिमम कोवैलेंसी, पी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक हो, दोनों के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? जितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, उससे ज्यादा वो बढ़ा ही नहीं सकता बेचारा। देखो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट था ना, एस ब्लॉक का मैक्सिमम कितना हुआ? 2 हुआ, जो कि 2s2 था, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन था। समझ रहे हो? तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगा वो क्या होता है, याद रखना, n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन, प्लस ns इलेक्ट्रॉन। याद है, n मतलब आउटर मोस्ट होता था और n-1 मतलब आउटर मोस्ट से एक पहले होता था, जिसको पेनल्टी मेट भी बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते थे हम लोग? पेनल्टी मेट, ठीक है। तो पेनल्टी मेट का जो डी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी होगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी निकालना है और इसमें हमें दो एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, एक है क्रोमियम, एक है, इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, किसका कोवैलेंसी? हाँ तो होगा ही, होगा ही। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये उसका खुद का वैलेंसी है, वो अपना किसी के साथ बना रहा है तब। अब उसके साथ कोई रिएक्शन करवाएगा ना तो फिर हम लोग ले ही सकते हैं ना वैकेंट ऑर्बिटल में। ये जो है ना वो एलिमेंट का नॉर्मल टेंडेंसी, जैसे मान लो बेरिलियम किसी से जुड़ने जा रहा है तो बेरिलियम तो दो ही बनाया ना, ये जो बना रहा है वो तो BeF2 बना रहा है, नहीं समझे? ये तो BeF2 का रिएक्शन हुआ, बेरिलियम तो पहले जाएगा किसी के साथ, वो दो ही लेगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो BeF2 बन गया, उसके बाद करेगा तो ऐसे आएगा। अब चार्ज आने लगा ना, जब देखो ये सारा चीज जब भी हम जहां भी लिखे हैं ना, इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये तभी तक है जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। समझ रहे हो? जैसे जब बेरिलियम के ऊपर तुम कोई चार्ज नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब बेरिलियम दो ही बनाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर तुम कोई चार्ज नहीं देख रहे हो, प्लस माइनस कुछ नहीं देख रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीजन दो ही बनाएगा। बात समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब मान लो हम लिखा दिए ऑक्सीजन का 2 और कोई ऐसे पूछ देगा, कहेगा बताओ ऑक्सीजन का यहाँ कितना बॉन्ड बना हुआ? तुम कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमको तो सर लिखा है 2 बॉन्ड बनता है। तो हम किस कंडीशन में लिखा रहा है वो तो ध्यान दो। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बना हुआ? 3 बॉन्ड। तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अभी कहोगे ऐसे कैसे? ऑक्सीजन का तो कोवैलेंसी, लेकिन इसके ऊपर देखो चार्ज है, तो चार्ज के साथ कुछ भी हो सकता है, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी हम जितना भी जिसका कोवैलेंसी बता रहे हैं ना, वो कोवैलेंसी तभी रहेगा जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे क्लोरीन का हम लोग 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, तो कहीं भी अगर क्लोरीन ऐसा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर चार्ज आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब वो उसका खुद का कैपेबिलिटी है। जब चार्ज आ जाता है उसके बाद बॉन्ड बना हुआ है तो वो किसी के रहमो करम से बन रहा है।
समझ में आ रहा है? या तो उसको कोई अकेला दिया होगा तब बना होगा, या वो खुद किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा तब बना होगा। इसको रामोकरम कहते हैं। ठीक है, बराबर का हिस्सेदारी वाला बॉन्ड नहीं बना होगा। बात समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बना है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ या तो बेरिलियम के ऊपर माइनस आया तो समझ जाना कोई दूसरा आइटम बेरिलियम को बॉन्ड दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। ये इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं किया, ये सिर्फ उसका ले लिया है। लेगा तभी ना किसी के ऊपर निगेटिव आएगा और देगा। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 बॉन्ड बना, इसका मतलब यहाँ राम किसके ऊपर किया गया मालूम है? हाइड्रोजन के ऊपर किया गया होगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन अपने ऊपर रिस्क लेके चार्ज क्रिएट करके उसको अपने साथ जोड़ा है। समझ रहे हो? ऐसे होता कहानी सब। तो जितना भी कोवेलेंसी लिखा जा रहा है वो विदाउट चार्ज आना चाहिए, तब उसका कोवेलेंसी। चार्ज आएगा तो बढ़ भी सकता घट भी सकता है। समझ रहे हो? ऐसे। अब यहाँ पे आके देख लो, ये आर्गन लिख देते हैं, ये लिखेंगे हम लोग 3d5 और 4s1। अब ध्यान से देखना, आर्गन 3p6 तक होता है, हमें तो सिर्फ n-1d ही चाहिए था। देखो ns कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। और nd में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा? मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, बीच में और कुछ इधर उधर होगा, हमको इसका मैक्सिमम जानना है। तो क्रोमियम का मैक्सिमम कोवेलेंसी n+1 ns इलेक्ट्रॉन, सबको जोड़ना है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? कोवेलेंसी 6। क्लियर है ये बात? यहाँ आ जाओ, mn की बात करते हैं। 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? आर्गन 3d5 4s2। मैक्सिमम कोवेलेंसी बता दो। कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? 7। कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? 7। तो ये डी ब्लॉक में 2 एलिमेंट को याद रखना, क्योंकि यही हमारे 2 एलिमेंट फिगर में आएंगे बार बार। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई और कंपाउंड अभी नहीं आने वाला है। इसको लिख लो। 2 लोग बच रहे हैं, बाकी सब भाग गए। कितना सफाई से भागता है सब का टाइम रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। 3 लोग हैं। चलिए इसको लिख लिया जाए। तो हम समझते हैं कोवेलेंसी का कहानी अब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लोन पेयर क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जितना भी कोवेलेंसी लिखे है ना वो हर हमेशा याद रखोगे विदाउट चार्ज वाला है। उस एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा तभी वो वैलेंसी आएगा। चार्ज किसी के ऊपर आ गया है तो वैलेंसी बिल्कुल बढ़ा हुआ मिल सकता है तुमको। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 2 लिखे, यहाँ पे 3 बना हुआ। क्लियर है ये बात? तो ये दिमाग में पहले बैठा लो। जैसे देखो फॉस्फोरस ऐसे है ना, तो यहाँ पे कोई PCl6 माइनस लिख देगा, कहेगा बताओ यहाँ फॉस्फोरस का कोवेलेंसी कितना है? तो 6 क्लोरीन है, मतलब 6 बॉन्ड बनाया हुआ होगा। तो फॉस्फोरस के यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया। फॉस्फोरस का कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन देखते तो इसका कितना आता? 1 आता, 3 आता और 5 ही आता। 1 3 5, तो 5 से ज्यादा हो नहीं सकता, लेकिन 6 आ गया। 6 इसीलिए आया क्योंकि ये माइनस आया है, और माइनस अगर फॉस्फोरस पे है इसका मतलब रामोकरम किसके ऊपर हुआ है? फॉस्फोरस के ऊपर किया गया है। फॉस्फोरस मान लो 1 क्लोरीन के साथ और बॉन्ड बनाने की इच्छा जाहिर किया, क्लोरीन कहेगा क्या 1 इलेक्ट्रॉन दो। बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन देने से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन वो भी दो तब दोनों शेयर किया जाएगा। तो इन दोनों के बीच अगर बात होगा तो क्या होगा मालूम है? फॉस्फोरस कहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन तो एक भी कहेगा, एक तो कम से कम दो, तब ना एक देंगे बनेगा। कहना मेरे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम दे सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन मेरे वैकेंट ऑर्बिटल में डाल सकते हो तो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन रहा, मेरा 1 ऑर्बिटल रहा। शेयरिंग तो अभी भी चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ना चल के क्या रहा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का चला। तो शेयरिंग होना चाहिए, पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी होना चाहिए। और ये कैसे बना होगा मालूम है तुमको? ऐसे बनेगा, देखो PCl5 है, इसमें Cl माइनस का रिएक्शन करवा दो, आराम से Cl माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। एटम को एटम के साथ जोड़ दो, एटम को एटम के साथ जोड़ दो, चार्ज को चार्ज के साथ जोड़ो। तो इसके ऊपर पहले 0 था, इसके ऊपर माइनस, तो ये ऑब्वियस है PCl6 माइनस बनेगा, जिसमें फास्फोरस के ऊपर माइनस रहा होगा।
समझ में बात आ रहा क्या? ऐसे काम चल रहा है। तो अब हम एक लास्ट में एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। और ये कोवैलेंसी सबके टिप पे होना चाहिए अगले क्लास तक, क्योंकि अगला क्लास हम लोग स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करेंगे, उसमें कोवैलेंसी का जरूरत पड़ेगा। सबको एकदम याद रखना होगा, इतना ताम झाम करके निकालना नहीं है कि पहले निकालोगे तब सारा काम करोगे। ये एक हम लिस्ट अभी बना दे रहे हैं लास्ट। लिखे थे कि नहीं तुम लोग? मिटा भी दिए, लिख ही लिए होगे। लाइव नहीं सुनेगा, सब रिकॉर्डेड सुने। रिकॉर्डेड कोई नहीं सुनता है, हम सब देखते रहते हैं। हमको ये भी दिखा था कौन कौन देखा है रिकॉर्डेड। कोई पहुंचता भी नहीं है रिकॉर्डिंग के पास, कितना टाइम देखता वो तो बात ही अलग है। किसी का नाम भी नहीं आता है, यहाँ कोई देखा भी एक रिकॉर्डिंग वीडियो है। चलिए यहाँ पे ध्यान से अब देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। पहले यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर का जरूरत पड़ेगा, शायद पीरियोडिक टेबल में पढ़ ही चुके हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो हम लिख रहे हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर हम शुरुआत करते हैं बेरिलियम से और इधर लिखते हैं एलिमेंट। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही लिखें क्या? देखो तो क्या ये सब के सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है क्या? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ध्यान से देखना, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, इसका ग्रुप नंबर कितना लिखते हैं हम लोग? हम रोमन में लिख रहे हैं। ध्यान से देखो मेरा ग्रुप नंबर कैसे चलेगा। इसका ग्रुप नंबर 13 होता था, लेकिन हम रोमन में अगर बोलते थे क्या बोलते थे तुमको? 3। क्यों ऐसा वाला याद करवा रहे हैं? उससे याद हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कहेंगे ग्रुप नंबर कितना, तो तुम अगर न्यूमेरल वाला बोलोगे कहोगे 13, और कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो फिर 3 बोलना पड़ेगा। इसलिए अगर ग्रुप नंबर तुम रोमन में याद रखते हो ना, तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे ग्रुप नंबर तुमको रोमन वाला सिखा रहे हैं। और हम वहां भी बोले थे 13 मतलब 3, 14 मतलब 4, 15 मतलब 5, ऐसे सोचना है। तो ये देख लो 14 का 4 हो गया, 15 का 5 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कोवैलेंसी अब बताओ कितना होगा? बेरिलियम का कोवैलेंसी कितना लिखे? 2। बोरोन का भी कोवैलेंसी कितना लिखेंगे? 3। कार्बन का अगर निकाल के देखोगे तो 4। इसका 2 और 4 दोनों लिखना। जो पहला लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे तो वो ग्राउंड स्टेट का होगा। ये किसका है और ये किसका है? लेकिन ये दोनों बता दो, एक्साइटेड का ही है। ग्राउंड में इसका कोई कंपाउंड ही नहीं बना। कार्बन का CO, ऐसे याद रख लो, C+O। CO क्या है? ग्राउंड स्टेट का कंपाउंड है। देखो 2 बॉन्ड बना है कार्बन। समझ में आता है ना? ये पूछ देता कभी कभी कार्बन का ग्राउंड स्टेट का कंपाउंड बताइए, तो CO तुम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी बनने को तो बन ही रहा है। इसमें बता दो नाइट्रोजन का कितना होगा? 3। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। जा बोरोन कहाँ गायब हो गया? ठीक तो है, हाँ हो तो गया। इसका बता दो 3 आ गया। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? क्लोरीन का कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? अब आता है थर्ड पीरियड वाले में। बेरिलियम के नीचे कौन आएगा? बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का तो वही हाल रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी वही हाल रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन वाले वही 2 और 4 इसमें आते हैं। इसके नीचे आएगा फास्फोरस, इसके नीचे आएगा सल्फर, इसके नीचे आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसका सब लिखना होगा। देखो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लिख रहे हैं। हम लोग को जो भी कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा ना, वो या तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से रिलेटेड होगा, या फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिलेटेड होगा।
लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख ही देते हैं, एल्युमिनियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, पता ही है तुमको। तो इसका कोवेलेंसी लिखोगे तो कितना लिखोगे बताओ? 2। इसका भी 3, इसका भी तुम 4 लिख लो, 2,4 भी लिख सकते हो, ये 4 ही लिखो, ज्यादा सही है। इसमें देखो क्या होगा, फास्फोरस का बताओ कितना होगा? 3 तो है ही, इसके अलावा एक और बढ़ेगा 5। अरे 3 याद रखो। देखो सेकेंड पीरियड का एक एक होता है सब में, सिर्फ कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो सेकेंड पीरियड में सिर्फ एक एक है, और वो एक एक कितना आ रहा है तो वो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो फिर से क्या होगा, 2 2 3 3 बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा तो डिपेंड करता है कितना वैकेंट और वाइटल और मैक्सिमम कितना। देखो 5 इसका मैक्सिमम है, तो पहले 3 हो ही गया, अब और 2 से बढ़ाओ, कहाँ 5, 5 के बाद तुम बढ़ नहीं सकते क्योंकि ग्रुप नंबर 5 है इसका। इसमें देखो 6 है ना, तो शुरुआत इसका कहां से होगा? जो ऊपर है वही शुरुआत होगा। ऑक्सीजन का 2 है तो सल्फर का भी 2 से शुरुआत होगा, और 2 बढ़ोगे तो कहां जाएगा? और 2 बढ़ोगे तो, और 2 बढ़ोगे तो अब बढ़ नहीं सकते, 6 तक आ चुके हैं, ठीक है। इसमें बताओ क्लोरीन की बात करते हैं, इसका 1 होगा, क्लोरीन का 1 हुआ तो इसका भी 1 होगा। इसकी बात करेंगे तो 3, इसकी बात करेंगे 5, इसकी बात करेंगे 7, इसका भी सेम कहानी होगा, इसका भी। तो ये ऐसे करके याद रह जाएगा क्या? क्लियर है ये बात? तो ऐसे करके कोवेलेंसी तुम्हें टिप पे याद रखनी होगी, ठीक है। और रह गया बात लोन पेयर का, लोन पेयर निकालने का हम देखो एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, इसको याद रखना। लोन पेयर बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ये लोन पेयर निकालने का तरीका है, ये लोन पेयर निकालने का तरीका है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारी चीज स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ेगी। हाँ, और Mn का और क्रोमियम का 2 कोवेलेंसी तो याद रखना होगा तुमको अलग से। Mn का कितना बताएं कोवेलेंसी? 7। क्रोमियम का कितना बताए हैं? क्रोमियम का कितना बताए हैं? 6, ठीक है। और एक और याद रखो जेनोन का, जेनोन का याद रखना होगा। इसका कितना होता है? 2, बढ़ते चले जाओ फिर। जेनोन 8वां ग्रुप होता है, 18 मतलब 8, 18 मतलब 8, तो 8 तक जाएगा। जेनोन एक इनर्ट गैस है, इसका कंपाउंड बनता है। बस इतना याद रख लोगे तो हमारा कोवेलेंसी का कहानी हो गया खत्म। इसके बाद आता है अब बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड पार्ट शुरू होगा, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर सब उसी में सीखेंगे, हाइब्रिडेशन वगैरह निकालना सीखते हैं, बहुत सारा चीजें। क्या बोले? एक्सेप्शन नहीं है, सबका मैक्सिमम लिखा हुआ है, एक्सेप्शन नहीं है। ये सब थोड़ा कम कम आते हैं, जेनोन तो बनाना नहीं चाहिए बट बनाता है, इसलिए याद रखना होगा। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या लिखे थे? NH का इलेक्ट्रॉन और N-1 D का इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के बॉन्डिंग में भाग लेता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का कहानी थोड़ा अलग है, आउटर मोस्ट का सिर्फ भाग नहीं ले रहा है, पेनल्टी मेट में जो डी इलेक्ट्रॉन है ना उसके भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं वो सब आगे समझेंगे 12th में। चलिए यहाँ तक सबको ये याद होना चाहिए, अब दिमाग में ये मत रखना अरे हम तो निकालने सीख गए, निकाल लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। ये फटाफट याद होना चाहिए, तब काम ज्यादा आसानी से होगा। हाँ, इतना ही बहुत है। आज के लिए हम क्लास में यहीं पर स्टॉप करेंगे। इतना सारे लोगों क्लियर है? लिख चुके हो क्या? बोल दो। हाँ, इसको कट कर दूं? बोलो। यस सर। चलो ठीक।